आज की कहानी बड़ी मार्मिक होने वाली है और बहुत कुछ सीख देने वाली है जीवन के अंदर। इस कहानी को पूरा जरूर देखिएगा दोस्तों। एक करोड़पति व्यक्ति होता है जिसका नाम होता है धनीराम, और उसकी कोठी बनी हुई थी शहर के अंदर, और एक रास्ते के पास उसकी कोठी बनी हुई थी। उस शहर से गांव थोड़ी दूरी पर था, 3-4 किलोमीटर दूरी पर। गांव के लोगों का वहां से आना जाना लगा रहता था, क्योंकि सेठ के घर से दूसरी तरफ बहुत भारी जंगल था। अब यहाँ पर क्या होता है, एक दिन की बात होती है, शाम का समय था। सेठ अपने काम धंधे से लौट करके अपने घर की छत पर टहल रहा था। ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी। शाम को मतलब जैसे कि सूरज छिपने का समय होता है ना, थोड़ा थोड़ा अंधेरा हो चुका था। ठंडी ठंडी हवा चल रही थी और कुछ बूंदें जो कि चेहरे पर गिरती तो तन बदन को खुश कर दिया करती। तभी सेठ उतर करके नीचे अपने घर के कोठी के दरवाजे पर आ जाता है। वहाँ पर भी काफ़ी अच्छी हवा चल रही थी और वहीं पर कुर्सी डालकर बैठ जाता है। लोगों को आते जाते देखने लगता है। अब क्या होता है, जैसे ही सेठ बैठा हुआ था, जिसका नाम धनीराम है, काफ़ी उसका बिजनेस था, काफ़ी पैसे वाला था, इंसान था वह, उसकी फैक्ट्रियाँ भी थी। अब रास्ते से एक बुजुर्ग आदमी जिसके सर पर गठरी थी, शायद उसके अंदर कुछ जड़ी बूटियाँ थी या कुछ लकड़ियाँ थी, यानी कि गठरी के अंदर थी। उस गठरी को सर पर रख करके सीधा चले आ रहा था। हाथ में लकड़ी थी, लकड़ी से के सहारे से वह चल रहा था। और बारिश अब तेजी से होने लगी थी, और बारिश इतनी तेज हो रही थी कि वह बुजुर्ग आदमी जैसे तैसे बचता बचाता एकदम से सेठ की कोठी के दरवाजे के सामने रुक जाता है। और वहाँ पर उसने दरवाजे पर एक छांव थी, जैसे कि छज्जे वगैरह होते हैं, उनके नीचे खड़ा हो जाता है बारिश से बचने के लिए। अब वह बुजुर्ग आदमी जो कि काँप रहा था, कपड़े भी भीग चुके थे आधे आधे, अब वह वहीं पर खड़ा हुआ था। लेकिन सेठ उससे कुछ नहीं कह रहा था। वह उसकी तरफ ऐसी निगाहों से देख रहा था जैसे मानो उसने क्या गुनाह कर दिया हो। लेकिन वह बुजुर्ग आदमी अब सेठ से कहता है, बाबूजी अब बहुत ज़्यादा अंधेरा हो चुका है और अब रात है और बारिश हो रही है। अब मैं गांव जाना है, मुझे 4 किलोमीटर दूर है मेरा गांव यहाँ से, और रास्ता बड़ा सुनसान है। आप कहो तो मैं आपके यहाँ पर रुक जाऊँ रात को। सेठ कहता है, उसकी तरफ देखता है पहले तो सेठ को लगता है कहीं ये चोर चकार तो नहीं है, तो एकदम से सेठ मना कर देता है। सेठ कह देता है कि नहीं, यहाँ पर रुकने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब उसके बाद वह बूढ़ा आदमी कहता है कि बाबूजी मैं आपको परेशान नहीं करूँगा, खाना भी मेरे पास रोटी हैं, दो सूखी रोटी प्याज के साथ, उनको खा लूँगा, और मेरे लिए ओढ़ने बिछाने के लिए भी कपड़े रखते हैं, एक चादर है उसको ओढ़ लूँगा, सर्दी लगेगी तो। बस आपके दरवाजे पर यहाँ पर लेटना है मुझे रात रात भर, अगर आप आज्ञा दें तो। लेकिन सेठ बिल्कुल मना कर देता है। और जब वह ज़बरदस्ती उससे मतलब कहने लगता है, गुजारिश करने लगता है बुजुर्ग आदमी, तो सेठ एकदम से जो बात कहता है ना, उससे उस बुजुर्ग आदमी का तन मन हिल जाता है। यानी कि उसको लगता है कि दुनिया में ऐसे भी लोग हैं जो किसी की मदद नहीं कर सकते। सेठ कहता है कि मैं तुम्हें यहाँ पर रोकूंगा, और तू चोर निकला तो, मेरे घर में से चीज़ें चुरा कर ले गया तो। अब यह बात जैसे ही वह बुजुर्ग आदमी सुनता है, जो कि गांव का सीधा साधा आदमी था, रास्ते में बारिश आ गई थी, अंधेरा हो गया था, तो रुकना चाहता था, आश्रय चाहता था रात रात के लिए। उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं और वह अपने कपड़े लत्ते उठाता है और भीगता हुआ उस बारिश में, अंधेरे में, उस रास्ते की अंधियारी गहराइयों में खो जाता है। सेठ वहीं पर खड़ा रह जाता है और सेठ अपना दरवाज़ा बंद करके अंदर चला जाता है। उसके बाद दोस्तों जो सेठ होता है, यह बात तो गुजर जाती है। अब सेठ जो होता है वह अंदर भी जाकर बताता अपनी पत्नी और बच्चों को कि एक बूढ़ा आदमी था, ठहरने की कह रहा था, मैंने भगा दिया, कहीं चोर चकोर निकला तो रात को कौन उसकी निगरानी रखेगा, कहीं चोरी कर ले जाता तो। उसकी पत्नी बड़ी ठीक ठाक थी, वह कहती अरे कोई राहगीर था बेचारा, बुजुर्ग आदमी क्या चोरी करेगा, उसको रुक जाने देते। लेकिन सेठ अपनी मदमस्तता में था। अब उसके बाद दोस्तों सेठ के काफ़ी दिन गुजरने लगते हैं। सेठ जो था वह बहुत ही ज़्यादा पैसे कमाया करता था, तो वह डरा बहुत करता था। जब भी वह कहीं बाहर जाया करता तो किसी को बताया नहीं करता था, क्योंकि उसको लगता था कि कहीं कोई उसकी गाड़ी को रोक करके उसके पैसे वगैरह छीन ले, या फिर उसे किडनैप कर ले और पैसों की डिमांड कर ले। ऐसी चीज़ें उसके मन में उठा करती थी, और होता है दोस्तों कई बार ऐसा जब ज़्यादा पैसा बढ़ जाता है। अब 5-6 महीने गुजर जाते हैं, और 5-6 महीने गुजरने के बाद जो सेठ होता है वह कहीं किसी काम से शहर जा रहा था, दूसरे शहर, और उसको रास्ते में जंगल से गुजरना था। और वह जंगल के अंदर जो सड़क थी वह टूटी हुई थी, कहीं से कच्ची थी कहीं से पक्की थी, तो उस जंगल से वह गुजरने लगता है। उस जंगल के अंदर बारिश हुई थी उस दिन, और बारिश की वजह से वो जो रास्ता था पूरी तरह से बिगड़ा हुआ था, और जहाँ कच्चा रास्ता था वहाँ पर कीचड़ हो रखी थी। अब सेठ अकेला अपनी गाड़ी में
उसके सूटकेस में कुछ 40-50 हज़ार रुपये भी थे। वह शहर से वापस अपने गांव आ रहा था, उसका कोई काम था, उस काम को पूरा करने के बाद कुछ पैसे बच गए थे, वो उसके सूटकेस में थे। अब उसकी गाड़ी फंस जाती है दोस्तों उस कीचड़ वाले रास्ते में। गाड़ी से खूब कोशिश करता है निकालने की, लेकिन गाड़ी पूरी कीचड़ में सन जाती है और हिल तक नहीं पाती है, टस से मस नहीं हो पाती है। अब रात का समय था, तकरीबन 9:30 और 9:45 बज चुके थे। अब एक तो सेठ को डर लगता था कहीं कोई भूत प्रेत ना आ जाए, क्योंकि जंगल में झींगुरों की आवाज़ बड़ी तीखी आ रही थी। झींगुरों की आवाज़ और जो उल्लू बोलता है और बाज बोलता है, इस तरह की कुछ आवाज़ें होती है ना, जो जानवरों की, जो मतलब उड़ने वाले जो पक्षी होते हैं, उनकी आवाज़ें बहुत भयानक होती है रात के समय में। अब यहाँ पर वह डर रहा था, सोच रहा था कि यहाँ तो कोई है भी नहीं, दूर दूर तक सिर्फ सुनसान जंगल है, और कोई होगा भी तो कोई ज़रूरी थोड़ी मेरी मदद करेगा, हो सकता है वो मुझे लूट ले जाए या फिर मुझे मार जाए। इस तरह का डर उसके अंतर्मन में था। अब तो वह पूरी तरह से परेशान हैरान गाड़ी को लॉक कर देता है और गाड़ी के अंदर छुप कर बैठा हुआ था डर के मारे। तभी दोस्तों रास्ते में आगे से एक साइकिल पर एक लड़का आ रहा था, जिसकी उम्र 22-23 साल थी। साइकिल से आ रहा था और उस लड़के का गांव उसी जंगल के बीच में, जंगल के उस रास्ते से तकरीबन 1.5 किलोमीटर अंदर वह गांव था। उस लड़के का गांव क्या था, वहाँ पर झोंपड़ियाँ बनाकर कुछ लोग रहते थे, जैसे बस्ती टाइप में होते हैं ना। गांव का रास्ता भी कच्चा था, कोई ध्यान नहीं देता था उस रास्ते को बनवाने के लिए। वह लड़का जैसे ही आ रहा था तो वह देखता है किसी की कार फंस गई है। अब लड़का आकर के सेठ की खिड़की का दरवाज़ा यानी कि शीशा थपथपाता है, कहता है क्या हुआ, गाड़ी नहीं निकल पाई क्या? अब सेठ को डर तो लग रहा था, लेकिन अब करे भी तो करे क्या। बोलता है कि हाँ जी फंस गई है, निकल नहीं पाई है, क्या करूं, मजबूर हूं, सुबह देखूंगा। अब लड़का कहता है कि इस तरह से आप यहाँ पर रहोगे तो आप तो बीमार पड़ जाओगे, आ जाओ आप मेरे घर चलो, मेरा घर यहीं पर है और मैं आपको अपने घर ले चलता हूँ। अब सेठ डर रहा था, लेकिन लड़का बार बार कहता है जी डरो मत, मैं गाँव का लड़का हूँ और हम ऐसे नहीं है किसी को छीन लेंगे लूट लेंगे। उसके बाद जैसे तैसे सेठ को लगता है कि यहाँ कीचड़ में पड़े रहने से तो अच्छा है, अगर इसका घर होगा, गांव होगा, तो रात मेरी गुजर जाएगी। वह लड़का उसको अपने पीछे पीछे ले जाता है। सेठ के हाथ में बैग था, उस बैग में तकरीबन 40-50 हज़ार रुपये भी थे। और उसके बाद दोस्तों वह लड़का उसको पगडंडियों से होता हुआ गांव की तरफ ले जा रहा था। सेठ रास्ते में डर रहा था कि कहीं ये लड़का ऐसा ना हो उसको मार दे या फिर लूट ले या कुछ कर ले, लेकिन वह लड़का सीधा उसको गांव में ले जाता है। तो गांव में जो झोंपड़ियाँ बनी हुई थी, उस गांव को देख करके सेठ के जी में जी सा आता है कि चलो ये गाँव तो है। उसके बाद वह लड़का उसको एक झोंपड़ी में ले जाता है जो उसका ही घर था। दो तीन झोंपड़ियाँ बनी हुई थी। एक झोंपड़ी में बकरियां और भेड़ बंधी हुई थी, एक झोंपड़ी में उसके माँ बाप लेटा करते थे, और एक झोंपड़ी अलग से थी जो बैठक की बनाई हुई थी, जिसमें कोई आया गया रुक जाया करता था। अब सेठ को वहीं पर बैठक वाली झोंपड़ी में रोक करके उसके गीले कपड़ों को सुखवा देता है वहीं पर, और उसके बाद उसके लिए बिछैया वगैरह जो भी होता है, पलंग वगैरह बिछा देता है, साफ कपड़े देता है। सेठ वहाँ पर बैठ जाता है और उसके बाद सेठ सर्दी से कांप रहा था क्योंकि वह भीग भी गया था। और उसके बाद जो लड़का होता है एक कटोरा दूध गर्म करके लेकर आता है और सेठ के सामने रखता है, लो जी बाबूजी पी लो कटोरा, एक कटोरा दूध है। उसके बाद सेठ ने देखा था बकरियां बंधी हुई हैं तो दूध तो इनका घर का ही होगा। सेठ यह पूछ बैठता है कि आप के पास कितना दूध बच गया है, आप कितना लेते हो, कितना पीते हो, तो कितना दूध होता है बकरियों से? तो लड़का कहता है यही होता है जी जो आपके पास रख दिया है। अब तो सेठ कहता है कि आपने ये मुझे क्यों दे दिया फिर? लड़का कहता है कि हमारे घर मेहमान को भगवान समझा जाता है, कोई राहगीर है, कोई मुसीबत में है तो उसकी खातिरदारी करना हमारा फ़र्ज होता है। इधर जो लड़का था वह अपने माँ बाबा को भी बता देता है, अंदर माँ बाबा लेटे हुए थे, सर्दी का समय था तो आराम से अपने कपड़ों में थे। वह कह देते बेटा यही दूध है और इसको जा तू पथिक को राहगीर को दिया, क्योंकि वो सर्दी से ठिठुर रहा होगा। अब तो वह उस दूध को उस सेठ के सामने रख देता है। सेठ जैसे उस दूध को पीता है तो उसके शरीर में गर्मी सी आ जाती है और उसकी जो ठिठुरन थी वो दूर हो जाती है। अब तो यहाँ पर जो सेठ होता है वह बड़ा खुश है और वह वहीं पर सो जाता है, क्योंकि हार गया था, थक गया था। एक तो गाड़ी में बहुत ज़्यादा मेहनत का काम किया था, गाड़ी निकल नहीं पाई थी, ऊपर से 1.5 किलोमीटर दूर पगडंडियों से होता हुआ वह उस लड़के के पीछे आया था। तो सेठ की तो इतनी रनिंग बहुत हो जाती है, हार थक कर वह सो जाता है। लेकिन लड़का देखता है गाड़ी खराब है। उसके बाद सेठ के सिरहाने से चाबी लेकर वह रात को ही निकल जाता है और किसी जानकार मिस्त्री को इधर उधर गाँव से ले जाता है और गाड़ी को रात रात में बनवा करके सुबह 5:30 बजे तो वापस लौट रहा था। तभी सेठ की आंखें खुलती हैं तो देखता है लड़का उसके सामने चाबी लेकर खड़ा है उसकी कार की। सेठ सिरहाने को देखता है डरा हुआ सा, सिरहाने पर चाबी नहीं थी। तभी लड़का कहता है सेठ जी घबराओ मत, आपकी गाड़ी को मैंने ठीक करवा दिया है
और बाहर निकलवा दिया है, क्योंकि दोस्तों गाड़ी जैसे फंस गई थी तो निकालने वगैरह में उसका कुछ गियर वगैरह में कोई दिक्कत आ गई थी। गाड़ी अब ठीक हो जाती है, कीचड़ से बाहर निकाल दी जाती है और वहीं पर सड़क के किनारे खड़ी हुई थी। उसके बाद सेठ कहता है, बेटा तू किसका लड़का है, तुम्हारे माँ बाप कहाँ हैं? रात से मैंने माँ बाप नहीं देखे, तेरे अंदर इतनी अच्छी परवरिश किसने भरी है? बच्चा कहता है, जाहिर सी बात है मेरे माँ बाप ने भरी है। सेठ बड़ा उसकी तरफ देख कर बड़ा अंदर ही अंदर ये सोच रहा था कि यार आज की दुनिया में भी ऐसे लोग हैं जो इतना मदद कर देते हैं अनजान इंसानों की, वरना तो मुझे तो लगता है लूटने खाने वाले ज़्यादा हैं। अब वह कहता है सेठ कि मुझे आपके माँ बाबा से मिलना है। तो लड़का कहता है जी बिल्कुल मिला दूंगा। माँ बाबा अभी सोए हुए थे, सुबह 5:30 बजे का समय था। बाबा से कहता है, बाबा आपसे सेठ मिलना चाहता है। लेकिन बाबा कहता है, बेटा मुझसे ना ही मिलाओ तो ही अच्छा है, क्योंकि मैंने उसको देख लिया था जब वह आया था, जब तुमने दिया जलाया था ना, तब मुझे उसका चेहरा दिख गया था। लड़का कहता है, दिख गया था मतलब चेहरा दिख गया था, ये क्या बात हुई? ठीक है दिख गया, उससे मिल तो लीजिए आप। लेकिन वह कहता है, नहीं नहीं आप रहने दो, और बेटा उससे कह दो कि मैं बीमार हूँ, मैं अभी चारपाई में सोया हुआ हूँ, मुझे अभी मिलने का मन नहीं है। अब यह कहने के लिए लड़का बाहर जाता है सेठ से कि बाबा नहीं मिलना चाहते। सेठ अब परेशान हैरान कि भाई ऐसे कैसे नहीं मिलना चाहते। वह ज़बरदस्ती उस झोंपड़ी में घुस जाता है और जा कर के उस बुज़ुर्ग के पाँव छूता है कि बाबा आपने जो बच्चे को जन्म दिया है बहुत ही अच्छे संस्कार दिए हैं, लेकिन जैसे ही अपने जो ओढ़ने वाली चीज़ होती है चादर, उससे जब चेहरा झांकता है बाबा, तो सेठ की नज़र उस पर पड़ती है। तो एकदम से सेठ का तो बस चेहरा फीका पड़ जाता है, क्योंकि दोस्तों वह बुजुर्ग आदमी वही था जिसको सेठ ने अपने दरवाजे पर भरी बारिश में अंधियारी रात में रुकने नहीं दिया था। और जो यह लड़का था वह उस बूढ़े आदमी का पोता था। उसके बेटे बहू की मौत हो चुकी थी पहले ही, अपने पोते को अच्छी परवरिश देकर पाल रहे थे। अब तो यह देख करके वह सेठ बिल्कुल अंदर से हिल जाता है और देख कर एकदम से माफ़ी मांगने लगता है, बाबा मुझे माफ़ कर दो, मैं वही सेठ हूँ जिसने आपको रुकने नहीं दिया था अपने दरवाजे पर भरी बारिश में, भरी अंधियारी रात में। जो बाबा होता है कहता है, मैं जो मालूम है मुझे, और मैंने तुम्हारा चेहरा रात में ही देख लिया था, इसीलिए मैं अपने बच्चे से कह रहा था कि मुझे मत ले जाओ, वरना हमने जो भी मेहनत की है रात भर तुम्हारे साथ, जो भी तुम्हें खिलाया पिलाया, जो भी रखा है, जो भी हमने किया वो एहसान में बदल जाएगा, और हम एहसान नहीं चाहते, जो भी हमने भलाई का काम किया है। अब सेठ तो बस वह सोचने लग जाता है कि भाई जैसी दुनिया मैं समझता था ऐसी दुनिया अभी नहीं है, अभी बहुत कुछ लोग अभी सच्चाई पर चलते हैं। उसके बाद सेठ कहता है, ठीक है बाबा मैं चलता हूँ, और वह वहाँ से निकल जाता है। मतलब उस उदास मन था लेकिन निकल गया था। घर जाकर अपनी पत्नी को बताता है कि वही बाबा जो यहाँ पर मैंने जिसको ठहरने नहीं दिया ना था ना, उसके बेटे ने, उसके पोते ने, जब मेरी गाड़ी जंगल में फंस गई थी तो उसने मुझे सहारा दिया था, और बाबा ने मुझे देख लिया था, उसने मेरी खातिरदारी की थी, अपना दूध जितना था उसके घर में सारा दूध मुझे पिला दिया था, और खुद बिना दूध के सो गए थे। ऐसे ऐसे लोग भी हैं। सेठानी कहती है, हाँ मैं तो तुमसे बोलती थी किसी के साथ सहायता किया करते हैं, ऐसे तुमने उस बुजुर्ग आदमी को भगा दिया, बेचारा गाँव का था, रास्ते में कांपता हुआ गया होगा, डरता हुआ अंधेरे में। अब सेठ और सेठानी प्लानिंग करते हैं और अपने बच्चों समेत उसी झोंपड़ी में मिलने के लिए उसी गांव में आते हैं, और आकर के कहते हैं, बाबा अब हमें आप रोकना मत। बाबा कहता, क्या करोगे बेटा? हम आपका पक्का मकान बनवाएंगे। अब जो बाबा होता है वह कहता, नहीं भाई इसकी ज़रूरत कोई नहीं है, हम जैसे हालातों में हैं खुश हैं। लेकिन दोस्तों सेठ मानता नहीं है और 2 कमरे का उनका पक्का मकान बनवा देता है, और उसके बाद कहता है कि बाबा आपका जो बेटा है, जो पोता है, बहुत ही ईमानदार, बहुत ही समझदार और दूसरों की सेवा करने वाला है, मैं इसको अपने साथ नौकरी पर रखता हूँ अपनी कंपनी में, और अपने साथ ही इसको रखा करूँगा। अब बाबा कहता है कि ठीक है बेटा ये तो अच्छी बात है, इसका भविष्य बन जाएगा। उसके बाद दोस्तों उस बच्चे को वह अपने साथ ले जाता है सेठ, और वहाँ जाने के बाद अपने साथ उसको रखा करता। कहीं पैसे का लेन देन होता तो वह लड़का उसके साथ ज़रूर रहा करता, क्योंकि वह विश्वास पात्र था। बहुत ज़्यादा विश्वास सेठ को उस लड़के पर हो गया था, और उसके बाद उस लड़के की प्रमोशन उस कंपनी में होती चली जाती है, और उस सेठ जो होता है उस लड़के को अपनी कंपनी का मैनेजर नियुक्त कर देता है, और अब उसकी सैलरी वगैरह भी काफ़ी हद तक बढ़ गई थी। और उसके बाद वह लड़का शहर में मकान बनाता है और अपने माँ बाबा को यानी दादी दादा को अपने साथ शहर में ले आता है और वहीं पर रहने लगता है। तो इस तरह से दोस्तों यहाँ पर सेठ को अकल तो आई, लेकिन तब आई जब अपने ऊपर गुजरी। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं समाज के अंदर दोस्तों हम भी, आप भी, जब तक हमें कोई सबक ना मिलता है, यानी कि कोई सीख नहीं मिलती है, या फिर हमारे वो अपने ऊपर नहीं गुजरती है, तब तक हमें अकल नहीं आती है।
कई बार हम चीज़ों को हल्के में लेते हैं कि नहीं, हमें नहीं करनी किसी की मदद, और क्या हो जाएगा मदद करने से, ये कुछ नहीं है, ढोंग है, ड्रामा है, कुछ नहीं है। ऐसा नहीं होता दोस्तों। ये दुनिया उन्हीं लोगों के ऊपर चल रही है जो लोग इस तरह के सच्चे हैं और अच्छे हैं। अगर वो लोग भी ना रहे ना तो ये दुनिया टिक ना पाए, क्योंकि जब सब बेईमान, सब लोग एक दूसरे को काटने मारने वाले हो जाएंगे तो फिर दुनिया कैसे टिकेगी। कुछ ही दिनों का खेल होगा, सब लोग एक दूसरे को मार काट कर खा जाएंगे, फिर दुनिया में बचेगा क्या। ये दुनिया बची ही सिर्फ उन लोगों की वजह से है जो दूसरों का भला करते हैं, अपना नुकसान करके भी दूसरों की जान की हिफाजत करते हैं, दूसरों की भलाई करते हैं और अपना नुकसान और नफ़ा नहीं देखते हैं। इंसानियत को सबसे आगे रखते हैं और सर्वोपरि उनकी नज़र में इंसानियत ही होती है। उन्हीं लोगों के बल पर यह सृष्टि और यह दुनिया फिलहाल टिकी हुई है, वरना तो दोस्तों इसका नाम निशान मिटने में देर नहीं लगेगी। आपको यह कहानी कैसी लगी, अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखें ज़रूर, और हमारे ये प्रोग्राम आपको कैसे लगते हैं इसके बारे में भी आप ज़रूर बताया करें, क्योंकि हमें और ज़्यादा हौसला मिलता है, हिम्मत मिलती है ऐसी ऐसी कहानियों को आप लोगों के समक्ष लाने की, क्योंकि इन कहानियों से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है दोस्तों, अपने जीवन में अप्लाई करने को मिलता है। इस घटना से हमें सीख यही मिलती है कि भाई हम किसी की मदद नहीं करेंगे तो कौन हमारी मदद करेगा। सेठ का तो भाग्य अच्छा था, उसने उस बुजुर्ग की मदद नहीं की, लेकिन फिर भी सेठ की मदद उस बुजुर्ग आदमी के परिवार ने की। यह तो उस बुजुर्ग आदमी के संस्कारों का फल था, वरना वह बुजुर्ग आदमी भी सेठ की तरह होता तो वह सेठ रात भर वहीं पर पड़ा रहता, उसकी गाड़ी वहीं पर खराब पड़ी रहती। तो इस तरह से दोस्तों जैसा हम देखते हैं समाज में वैसा ही हमें मिलता है, यानी कि समाज एक आईना होता है, उसमें जैसा हम करेंगे वैसा ही हमें वापस मिलेगा। तो अच्छा करें, अच्छे से रहें, लोगों की भलाई करें, दुश्मनी ना मोल लें, ना दुश्मनी बनाएं किसी से। दुश्मनी में कुछ नहीं रखा है, 4 दिन की ज़िंदगी है, फिर यहाँ से निकल जाना है, क्योंकि हम मुसाफिर हैं, कोई परमानेंट इस जगत में रहने का ठिकाना नहीं है हमारा, ना ही ठेका ले रखा है। दोस्तों वीडियो के लास्ट में कुछ भाइयों के नाम जरूर लेना चाहूँगा जो भाई हमारे वीडियोज़ को देखते हैं और हमें खूब सपोर्ट करते हैं। हमारे साथ हैं समाधान पाटिल, जो कि कहते हैं भाई साहब बहुत अच्छी कहानी सुनाते हो, समाधान पाटिल जलगांव से। कश्यप दीपक हमारे भाई कहते हैं भैया एक बेंगलुरु के अंदर भी मैसूर रोड होटल में एक घटना हो गई है, उसके ऊपर भी वीडियो ज़रूर बनाएं, क्योंकि मैं भी बेंगलुरु के अंदर काम करता हूँ, इसलिए मेरे को मालूम है, मैंने देखा है फ़ोन के अंदर, पूरा तरह से नहीं मालूम है लेकिन लड़की का प्रेमी ने लड़की के मुंह में पत्थर वाला बालू डाल करके उसको मुंह में ठूस दिया है। बहुत बुरा यहाँ पर वाक़या हुआ है। तो भाई मैंने कोशिश की थी, मैंने सर्च भी किया था, लेकिन अभी ऐसे कोई साक्ष्य मुझे नहीं मिले हैं इसके बारे में, इस कहानी के बारे में, और मैं कोशिश कर रहा हूँ, इस कहानी को ढूंढ रहा हूँ, कहीं मिल जाए कोई इसकी पूरी जानकारी। सारे तथ्य और पूरी जानकारी जब मिल जाती है तभी वीडियो बनाने में मज़ा आता है, क्योंकि पूरी जानकारी जब होती है। तो मैं देख रहा हूँ कश्यप दीपक भाई, और कोशिश कर रहा हूँ मैं इस वीडियो को लाने की। मैंने पहले ही कमेंट पढ़ लिया था ये। उसके बाद हमारे साथ अमित पटेल हैं। गलत काम का गलत नतीजा होता है। अमित पटेल बिहार बेलवा गांव से, मोतिहारी जिला से। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप भाई। धीरज बर्नवाल, इश्क और मुस्क छुपाए नहीं छुपते, बिल्कुल सही कह रहे हैं धीरज जी। उसके बाद पंकज कुमार हमारे भाई कहते हैं मेरा नाम पंकज है, मैंने 2 कमेंट करे और बताएं आप कैसे हो और आपकी स्टोरी वेरी नाइस होती हैं। पंकज जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और इसी तरह से आप सपोर्ट करते रहें। पंकज भाई बहुत सपोर्ट करते हैं हमें, और हमारे चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं भाई का। सैयद उम्मत अली हमें बहुत सपोर्ट करते हैं, दिल्ली से हैं, और कह रहे हैं कि अच्छी कहानी है लेकिन अकेले आदमी की हंसी में औरत की गलती है। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं सैयद उम्मत जी, बहुत ही सपोर्ट करते हैं सैयद भाई। सुजीत कुमार हमारे भाई बहुत ही सपोर्ट करते हैं, और जब से इन्होंने चैनल पर वीडियो देखना शुरू किया तब से हर वीडियो पर इनका कमेंट आपको मिल जाएगा। नमस्कार गुरुजी, राधे राधे, आप कैसे हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ सुजीत भाई। देवेंद्र सेन हमारे भाई आज महालक्ष्मी पूजन है, कल की बात बता रहे हैं। उसके बाद पंकज कुमार हैं, प्रवीण बघेल से पुरी से हैं, और उसके बाद चंद्रशेखर हमारे भाई कमेंट करते हैं, और उसके बाद सुजीत कुमार दोबारा से, और उसके बाद भीम कसेरा कमेंट करते हैं, जैनुद्दीन अंसारी कमेंट करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं भाई का। राम सब निषाद हैं, और उसके बाद हमारे साथ संजय कुमार बैरवा कमेंट करते हैं। JS पांडे नेपाल से, बहरवा से आपका क्या हाल चाल है भाई? JS पांडे जी मैं तो ठीक हूँ, आप थोड़ा सही तरह से रहिएगा, क्योंकि नेपाल में थोड़ा स्थिति जो है वो ख़राब है। और उसके बाद मुकेश कुमार UP 83 से हैं। उसके बाद चंपालाल सुतार हमारे भाई कमेंट करते हैं। उसके बाद अमीर सिद्दीकी
हमारे भाई कमेंट करते हैं, भाई मेरा नाम मोहम्मद अमीर है, मेरा नाम लिया कीजिए, मस्त वीडियो रहता है आपका, थैंक यू। अमीर जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। उसके बाद राम मोहम्मद यासीन लाहौर पाकिस्तान से हमारे वीडियोज़ पर लगातार कमेंट करते हैं। राधेश्याम शर्मा सिरसी जयपुर राजस्थान से हैं। राजकिशोर चौरसिया महाबलेश्वर महाराष्ट्र से हैं। सुशील चौधरी हमारे भाई लगातार कमेंट करते हैं, भाई का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और बहुत सारे भाई हमारे जो कि लगातार हमारे वीडियोज़ पर कमेंट करते हैं, और प्रवीण बघेल शिवपुरी से हैं। और आप लगातार कमेंट कर लिया करें, जिससे कि अगले वीडियो में आपके नाम लेकर आ सकूं। अगला वीडियो बहुत जल्दी फिर से लेकर आऊँगा, तब तक आप खुश रहें, सावधान रहें। जय हिंद, जय भारत।